इतिहास में एक ऐसा दौर था, एक ऐसा शासक जिसका साम्राज्य लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैला हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक की। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने इतने बड़े, इतने विविध साम्राज्य को चलाया कैसे। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ अफगानिस्तान की ऊंची ऊंची पहाड़ियां, तो दूसरी तरफ दक्षिण भारत के लहराते हुए तट, और इस पूरे इतने विशाल इलाके पर सिर्फ एक शासक का कंट्रोल। अब सवाल ये नहीं है कि ये सब जीता कैसे गया, असली सवाल तो ये है कि इसे एक साथ एकजुट रखा कैसे गया। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले अशोक के विशाल साम्राज्य की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि ये साम्राज्य कहां तक फैला हुआ था। इसके बाद आएगी वो नई सोच धम्म विजय, जिसने सब कुछ बदल दिया। फिर देखेंगे कि इस सोच को लागू कैसे किया गया, और आखिर में अशोक की विरासत पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, अशोक का विशाल साम्राज्य। देखिए, जंग जीत लेना एक बात होती है, पर जब तलवारें वापस म्यान में चली जाती हैं ना, असली काम तो तब शुरू होता है, शासन करने का काम। तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाने के बाद अशोक के लिए असली चैलेंज और जमीन जीतना नहीं था। नहीं, सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो जीत लिया है उसे संभाल कर कैसे रखा जाए, उसे एकजुट कैसे रखा जाए। और ये लड़ाई ये तलवारों से नहीं, बल्कि दिमाग से, समझदारी से लड़ी जानी थी। तो सवाल ये उठता है कि असल में साम्राज्य था कितना बड़ा। आइए जरा इसकी हदों पर नजर डालते हैं, ताकि अंदाजा हो सके कि हम किस लेवल की एक सुपर पावर की बात कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पश्चिम से। अशोक का राज आज के बलूचिस्तान, मकरान से होता हुआ सीधा अफगानिस्तान की सरहदों तक पहुंचता था। सोचिए जरा। पर कहानी बस यहीं खत्म नहीं होती। अब चलिए पूर्व की तरफ। यहां साम्राज्य की हदें ताकतवर ब्रह्मपुत्र नदी को छूती थीं। मतलब पश्चिम से लेकर पूर्व तक एक जबरदस्त फैलाव था। और दक्षिण में ये साम्राज्य मैसूर तक फैला हुआ था, यानी लगभग पूरा का पूरा प्रायद्वीप मौर्य शासन के नीचे आ चुका था। और उत्तर की बात करें तो हिमालय और कश्मीर की बर्फीली चोटियां इसकी नेचुरल बाउंड्री थीं। तो जरा दिमाग में एक तस्वीर बनाइए। पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक, और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, एक छोर से दूसरे छोर तक फैला एक जबरदस्त विशाल साम्राज्य। अब देखिए, ये साम्राज्य सिर्फ जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा नहीं था। इसे चलाने के लिए पावर के कई बड़े सेंटर्स थे। और ये बात हमें अशोक के शिलालेखों से पता चलती है कि पाटलिपुत्र, मगध, कौशाम्बी, उज्जैनी और तक्षशिला जैसे शहर इसके सबसे जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हुआ करते थे। अब इतने बड़े, इतने अलग अलग तरह के लोगों वाले साम्राज्य को सिर्फ तलवार के जोर पर तो नहीं चलाया जा सकता था। अशोक ये बात अच्छी तरह जानते थे, और इसीलिए वो एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी आइडिया लेकर आए, जिसे कहा गया धम्म विजय। तो आखिर ये धम्म विजय था क्या? अगर बिल्कुल सीधे सीधे समझें तो इसका मतलब था धर्म के रास्ते पर चलकर जीतना। मतलब जबरदस्ती से नहीं, बल्कि नैतिकता और सही उसूलों के दम पर राज करना। ये तलवार से नहीं, बल्कि लोगों के दिल और दिमाग जीतकर शासन करने की पॉलिसी थी। और सुनिए, ये कोई हवाई बात नहीं थी। अशोक ने इस सोच को पत्थर पर खुदवा दिया अपने शिलालेखों में, ताकि ये हमेशा के लिए अमर हो जाए। एक शिलालेख में साफ साफ लिखा है, देवताओं के प्रिय धम्म विजय को ही सबसे अच्छी विजय मानते हैं। सोचिए, एक राजा का अपनी जनता और आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना पावरफुल मैसेज था ये। इस बात से अंदाजा लगता है कि ये सोच कितनी अलग थी। देखिए, एक तरफ है शस्त्र विजय, मतलब तलवार के जोर पर राज, जो ज्यादा दिन टिकता नहीं और लोगों में गुस्सा बढ़ता है। और वहीं दूसरी तरफ है धम्म विजय, यानी उसूलों का राज, जिसका असर हमेशा रहता है और लोगों के मन में इज्जत पैदा करता है। ठीक है, फिलॉसफी तो बहुत अच्छी है, पर सवाल यह है कि अशोक ने इसे असल जिंदगी में, अपने शासन में लागू कैसे किया। चलिए अब यही देखते हैं कि यह नया तरीका काम कैसे करता था। लेकिन धम्म की इस नीति को अपनाने से ठीक पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने अशोक को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, और वो घटना थी कलिंग की लड़ाई। कलिंग एक बहुत ताकतवर राज्य था जो मौर्यों के कंट्रोल से बाहर था। हाँ, कलिंग मौर्य साम्राज्य के कंट्रोल में नहीं था। अशोक के पिता ने कोशिश की थी, पर वो नाकाम रहे थे। लेकिन अशोक ने ठान लिया था कि वो इसे जीत कर रहेंगे, और बस इसी जिद ने एक ऐसी भयानक जंग को जन्म दिया जिसके बाद अशोक फिर कभी वैसे नहीं रहे जैसे वो पहले थे।
कलिंग युद्ध के उस भयानक मंजर के बाद अशोक ने धम्म को अपनी स्टेट पॉलिसी बना लिया। उन्होंने धम्म महामात्र नाम के स्पेशल ऑफिसर रखे, जिनका काम ही था पूरे साम्राज्य में धम्म का संदेश फैलाना। यही नहीं, उन्होंने सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी अस्पताल बनवाए। सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी बात थी। और ये सोच सिर्फ अपनी सीमाओं तक ही नहीं रखी, उन्होंने चोल, पांड्य, यहां तक कि ग्रीक राजाओं तक अपने दूत भेजे, शांति और नैतिकता का पैगाम लेकर। और यहीं से हम पहुंचते हैं अशोक की विरासत पर। देखिए, उन्होंने सिर्फ जमीन के एक टुकड़े पर राज नहीं किया, उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो पत्थर का भी था और विचारों का भी। उनकी विरासत आज भी हमारे आसपास जिंदा है। तक्षशिला से लेकर जलालाबाद तक उन्होंने कितने ही स्तूप और चैत्य बनवाए। अपनी बेटी चारुमती के लिए तो नेपाल में एक पूरा शहर ही बसा दिया। और शायद उनकी सबसे बड़ी विरासत हैं उनके शिलालेख, जो आज भी उन खंभों और चट्टानों पर मौजूद हैं और हमें सीधे उनकी सोच से, उनके जमाने से जोड़ते हैं। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या सिर्फ नेकी और उसूलों के दम पर एक साम्राज्य चलाया जा सकता है? अशोक का शासन इतिहास का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था, और ये सवाल ये आज भी उतना ही जरूरी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली ताकत क्या है, शासन का मतलब क्या है और इंसानियत के मायने क्या हैं।